नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास आईसी गोलकनाथ एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस लॉ के अंडर दोस्तों जो जमींदारी प्रथा या जमींदारी सिस्टम जो था उसको लेकर ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, जिसमें कि जो पटिशनर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती है और नई पॉलिसी या नया जो कानून बनता है उसके अंडर जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, सीलिंग एक्ट लगाए जाते हैं और इसमें इसको कहा जाता है कि भाई आप इतनी ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते, आप एक निश्चित एकड़ तक ही रख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी लैंड जो है वो सरप्लस होगी, उस पर या तो सरकार अधिकार रखेगी या वो जो लैंडलेस हैं उनमें बांट दी जाएगी। और इसी बात को लेकर जो पिटिशनर है वो कहता है कि भाई आप मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर रहे हो। और साथ ही साथ उसने जो 17th या 17वां संवैधानिक संशोधन था उसको भी चैलेंज किया कि ये भी गलत है, क्योंकि इसी के अंडर जो था एक्ट बनाया गया था और उसको 9th शेड्यूल में डाला गया था। तो इसमें जो मेन इशू थे वो कौन कौन से थे? नंबर 1 कि जो संविधान को अमेंड या संशोधन करने की जो पावर है, क्या वो आर्टिकल 368 के अंडर है या 248, 246 या जो रेजिडुअरी पावर है उसके अंडर है। इशू नंबर 2 कि जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं हमें पार्ट 3 के अंडर संविधान के, क्या उनको अमेंड या एब्रिज किया जा सकता है 368 के अंडर। इशू नंबर 3 कि क्या जो 17वां संवैधानिक संशोधन है वो वैलिड है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले इशू नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि क्या संविधान को अमेंड या संशोधन करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 368 के अंडर है या 248 या दूसरे आर्टिकल्स के अंडर है। तो इस पे जो कोर्ट था उसने कहा था इस केस लॉ में कि भाई जो संविधान के अंडर आर्टिकल 368 है उसमें जो शक्ति है वो नहीं बताई गई है कि ये शक्ति होगी पार्लियामेंट के पास या संसद के पास। वो सिर्फ एक प्रोसीजर है या प्रक्रिया है कि भाई संविधान में संशोधन किस तरह से होना है। तो यहाँ पर आप देखें कि 368 आर्टिकल जब ये जजमेंट आई थी तो उसका जो मार्जिनल नोट या उसका जो हेडिंग होता है सेक्शन का वो जो था वो कुछ इस तरह से था, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बाद में 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इसको चेंज किया गया और फिर ये बना पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। यानी कि 24th अमेंडमेंट जो थी 1971 की, उसमें यह भी बताया गया कि भाई ये एक प्रोसीजर तो है, पर उसके साथ ये भी कहा गया कि इसी के अंडर जो इस संविधान को अमेंड या संशोधन करने की पावर जो होगी वो पार्लियामेंट के पास होगी। और जहाँ तक बात है आर्टिकल 248 की, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल यहाँ पर जो संविधान में अमेंड करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो जो है वो बताई गई है कि वो पार्लियामेंट या संसद के पास होगी। नेक्स्ट चलते हैं इशू नंबर 2 में, जिसके बारे में कहा गया कि पार्ट 3 के अंडर जो फंडामेंटल राइट है क्या उनको 368 के अंदर संशोधन किया जा सकता है या उनकी अमेंडमेंट की जा सकती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो फंडामेंटल राइट है ना, ये बहुत पायस है, बहुत पवित्र हैं, इनकी एक रिलीजियस वैल्यू है, इनको आप 368 के अंडर किसी तरह से एब्रिज होता है उसको काट छांट करके छोटा करना या आप उनकी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्लियामेंट की अमेंडिंग रीच से बाहर है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो फंडामेंटल राइट हैं उनको जो कर्टेल किया जा सकता है या उनको सस्पेंड किया जा सकता है या उनको लिमिट किया जा सकता है, पर इनको 368 के अंडर ना तो लोगों से छीना जा सकता है और ना ही इनको एवरेज किया जा सकता है, यानी कि इनकी कटाई छटाई करके आप इनको छोटा करें, वैसा भी नहीं किया जा सकता है 368 के अंडर। अब ये जो चीज़ थी ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, एक तरह से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का ये पॉइंट। नेक्स्ट है दोस्तों इशू नंबर 3, जिसमें कि ये पूछा गया था कि 17th अमेंडमेंट जो है क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है इन कंट्रावेंशन टू आर्टिकल 13 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो 17th अमेंडमेंट है वो पूरी तरह से वैलिड है और उन्होंने सिद्धांत या डॉक्ट्रिन दी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की, जिसका कि सिंपली ये मतलब होता है कि भाई जिस दिन गोलकनाथ की जजमेंट आई है इस जजमेंट का प्रभाव उस दिन के बाद वाले केसेस पर या बाद वाली सिचुएशन पे होगा। उस जजमेंट के डिलीवर होने के दिन से पहले जो कुछ भी हुआ है उस पर इस जजमेंट का कोई भी असर नहीं होगा। तो 17th अमेंडमेंट जो थी वो गोलकनाथ के डिसीजन से पहले आ चुकी थी, इसलिए उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग जो थी वो फर्स्ट टाइम जो थी इंडिया में अप्लाई की गई थी गोलकनाथ के केस में। और ये डॉक्ट्रिन का जो ओरिजिनेशन है या जो इसको लिया गया है वो अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से लिया गया है, या अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस या अमेरिकन जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें इसकी उत्पत्ति की गई थी।
यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस इशू से जुड़े हुए जो केस लॉ थे वो बहुत सारे थे। वो गोलकनाथ से पहले भी थे और गोलकनाथ से पहले भी इस तरह की अमेंडमेंट थी और गोलकनाथ के बाद भी वो केसेस आए हैं जो कि इस जमींदारी सिस्टम या इस जो लैंड रिफॉर्म या सीलिंग जो लिमिट होती थी उससे जुड़े हुए थे और उस कंट्रोवर्सी को उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखा। और इसके साथ ही जो 24th अमेंडमेंट थी उसने आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13(2) में जो थे बहुत बड़े बदलाव भी किए थे। धन्यवाद।